प्रोसेस शुरू हुआ है करीब 32 के आसपास और अपमूव शुरू हुआ है। लगातार कुछ 3 महीने से एक अपमूव देख रहे हैं। कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट मिला है। तो यस 40-42 का जोन है, वहां तक जा सकता है पीएनबी। पीएनबी 3690। और अभी कुछ देर पहले हम बात कर ही रहे थे कि निफ्टी सुर्खियों में भी इनफैक्ट आपने देखा होगा कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स बेहद शानदार परफॉर्म करता हुआ। देखिए कुछ देर में मैं इस इंडेक्स के बारे में बात करूंगा। और एसबीआई फ्लाइंग हाई और टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, ये वाकई अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। खैर एक काम करते हैं, यहाँ से अपने जो हमारा रेगुलर सेगमेंट है जिसमें चार का चौका में हम पहला ट्रेड लेते हैं, सस्ता ऑप्शन, पहले उस पर फोकस करते हैं। ये आएगा आज आशीष बहती जी के सौजन्य से। आशीष बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? वीरेंद्र जी, भारत फोर्ज में जिस हिसाब से ऑप्शन एक्टिविटी है, जिस हिसाब से पूरे ऑप्शन चेन में कॉल राइटर्स ने पोजीशन क्लोज की है, काफ़ी बेटर लग रहा है। स्टॉक ऑलरेडी अपने बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के करीब ही ट्रेड कर रहा है और कल का जो क्लोज था उसके ऊपर आज निकलने का फुल अटेम्प्ट कर रहा है। कल का जो ओपन था उसके ऊपर आज अटेम्प्ट कर रहा है। तो 780 की कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 25 रुपये के करीब ये चल रहा है। 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है फॉर अ टारगेट ऑफ 33 रुपीज़। भारत फौज वाकई आप देखिए तो इस 780 की कॉल को आपको रखना है आपकी स्क्रीन पर। और एक सेकेंड, 778 डे हाई। और भारत फौज को अगर आपको रीड करना है तो प्लीज़ जाइए इसको अक्टूबर नवंबर 2021 से जाके रीड करिए। उस दौर की पूरी जो पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आज इसने स्ट्रेंथ दिखाई है, कल की कैंडल के अगेंस्ट पूरे दिन खड़ा रहा है। इसकी 780 का कॉल है इस वक्त का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। इट्स डूइंग वेल एट डे हाई। और मैं 3 स्टॉक्स का जिक्र कर रहा था 12 बजे के कार्यक्रम में। एक था एसबीआई, प्लीज़ लिखे आइएगा। एसबीआई अभी भी काफ़ी अच्छा खासा मूव देता हुआ और 12 बजे के आसपास काफ़ी शार्प था, उसके बाद थोड़ा सा कोलैप्स हुआ था। देखिए ये जो घबराहट है ना 40,000 की, ये मैटर तो करती ही है। आईसीआईसीआई बैंक आज एक बार फिर से अपने करियर के जो नए हाइज हैं उनको क्रिएट करने का पोटेंशियल कहीं ना कहीं जुटा रहा था, लेकिन थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया, बट बहुत दूर नहीं था उस ट्रेजेक्टरी से, और वो था 887-891 का जोन। मानस केमिकल बास्केट में आ रहा था और आज मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये एसआरएफ का स्टॉक स्ट्राइक कर रहा है। और इसका आपको याद होगा मानस हमने कई बार डिस्कस किया है, और आप जाइए इसको 23 मार्च 2021 से देखिए, हमेशा फ्लैग पैसा इसमें बना के देखे गया है, हमेशा पैसा बना के दे गया है। आई थिंक 80 टाइम्स आउट ऑफ 100 इसमें पैसा बना के दे गया है आपका फ्लैग। इस बार फिर फ्लैग है 2631 का लेवल। मानस कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स पे आपका टेक? देखिए एक चीज तो क्लियर लग रही है कि जो अंडरटोन है स्टॉक का वो बुलिश है और ये कंसोलिडेशन का दौर है। कंसोलिडेशन के दौर के बाद फिर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जिसमें अपने ऑल टाइम हाई को स्टॉक टेस्ट करने की कोशिश करेगा जो कि 2775 के आसपास है। तो करंट लेवल से भी 150 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन क्योंकि अभी तक ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है इसलिए ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को लेना चाहिए। एसआरएफ का 2650 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए जो कि 88 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेज आपके 69 रुपीज के नीचे रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ के अगर हम टारगेट की बात करें तो आई थिंक 130-135 तक के भाव आपको इस ऑप्शन में 2650 के कॉल ऑप्शन में एसआरएफ के देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो एसआरएफ में एक अपॉर्चुनिटी 2650 के आसपास तक की तेजी का कॉल लेकर चलना है। बेग योर पार्डन, 8755 के आसपास है, यहाँ पर तेजी और जोर पकड़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन एक चीज आप गौर करें, भारतीय बाजारों में मोमेंटम अच्छा खासा तेजी का बना हुआ है। इसके सामने वेरी क्विकली ग्लोबल तस्वीर कैसी खड़ी है वो भी एक बार जायजा ले लेते हैं। याद रखिएगा एक दिन लेबर डे की छुट्टी के बाद अब जो अमेरिकी बाजार हैं वो कारोबार में उतरेंगे और डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा है कि शुरुआत उनकी मजबूत रहेगी। लास्ट मैंने चेक किया था करीब 216 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली थी। जो इस समय का ताज़ा हाल है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। करीब 160-158 अंकों के बढ़त पर डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 100.2 पर ट्रेड करता हुआ। तो ये ग्लोबल तस्वीर है आपके लिए, और यूरोपीय बाजार भी हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईदर वेज आपने एक चीज नोटिस की होगी कि भारतीय बाजार, अगर आप हमारे ग्लोबल पीयर्स से इसका कंपैरिजन करें, इसकी तुलना करें, तो भारत के निफ्टी ने दरअसल आउट परफॉर्म किया है डाउ को या फिर आपके यूरोपीय मार्केट्स को।
और ये आउट परफॉर्मेंस एक और चीज दिखा रहा है कि भारत में जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और इतना बड़ा है कि अब देश में डीमैट की क्रांति की एक झलक देखने को मिल रही है। पिछले 4 महीनों का ही डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इसमें 22 लाख से ज्यादा डीमैट खाते खुले हैं। नया कीर्तिमान बनाते हुए डीमैट खातों की जो अब संख्या है वो 10 करोड़ के पार निकल गई है। प्री कोविड एरा में यानी कि 2019 में यह आंकड़ा 4 करोड़ के आसपास हुआ करता था। अब यह आंकड़ा सितंबर 2022 में 10 करोड़ के पार निकल गया है। क्या मायने हैं इन नंबर्स के? हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज के CEO रिटेल संदीप भारद्वाज है। मिस्टर भारद्वाज, स्वागत है आपका। एक तो कोविड काल में हमने देखा था लोग घर पे बैठे थे तो कई सारे डीमैट अकाउंट खुले, कई लोग ट्रेडिंग के लिए उतरे और वहां पर पैसा बना। अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं 10 करोड़ का जो कीर्तिमान हासिल हुआ है, ये प्राइमरीली रिटेल क्लाइंट्स है, राइट? जो आप जैसी कंपनियों के पास आ रहे हैं, आपके पियर्स के पास आ रहे हैं। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने बोला कि ये आई थिंक इंडियन इकोनॉमी में इतना बड़ा कीर्तिमान, अगर आज इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये रिटेल इन्वेस्टर एक बहुत बड़ा भी कारण है। आज अगर आप कोविड से पहले ये नंबर जो 4 करोड़ था आज ये 10 करोड़ पे स्टैंड करता है। ये भी दर्शाता है कि आज कस्टमर्स का बिलीफ जो इक्विटी मार्केट में आया है, क्योंकि पहले क्या था, जब आदमी फिक्स डिपॉजिट में बिलीव करता था कि मुझे रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है, पर आज अगर हम बाकी सारे फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स की रिटर्न देखते हैं तो वो रिटर्न भी साइजेबली कम हो गई है। और इक्विटी की कंसिस्टेंट रिटर्न अगर 10 साल की लास्ट 10 साल की एवरेज रिटर्न देखते हैं तो वो एक फिक्स्ड इनकम के कंपैरिजन में खाली इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती है, बट ऑल्सो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में सहायता करती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जहां पे रिटेल इन्वेस्टर का रुझान इक्विटी जैसे प्रोडक्ट्स के लिए आया। अब मैं आता हूँ डीमैट अकाउंट में। नॉर्मली हम देखते हैं कि डीमैट अकाउंट आपको क्यों चाहिए। हिस्टोरिकली डीमैट अकाउंट आपको चाहिए होता था ट्रेडिंग करने के लिए, जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, आपको डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करना है, या आपको इक्विटी स्टॉक खरीद के अपने अकाउंट में रखना है। बट ऑफ लेटली म्यूचुअल फंड एक ऐसा एरिया है जो आई थिंक लोगों ने फोकस नहीं किया। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी काफी कुछ नाउ डीमैट अकाउंट के थ्रू हो रहा है। जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की सहायता से आज आपका ऑनबोर्डिंग बहुत आसान हो गया है, आपका डिस्कवरी बहुत आसान हो गया है, आप क्या खरीदना चाहते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो गई है। तो जब आज आप लास्ट 12 महीने का म्यूचुअल फंड का SIP का इनफ्लो आप मंथ ऑन मंथ देखिए, दैट इनफ्लो इज ग्रोइंग, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट करेक्शन, वो इनफ्लो का भी कम नहीं हुआ। म्यूचुअल फंड कस्टमर्स मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका डीमैट अकाउंट एक बड़ा रीजन है कि ये सारे लोग आज डीमैट अकाउंट के थ्रू अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो इक्विटी स्टॉक हो। सो मैं मानता हूं कि ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा गोल्डन एरा है जहां पे आज हम 10 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स के साथ खड़े हैं। मेरा फिर अगला सवाल आप ही की इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। 10 करोड़ डीमैट अकाउंट्स, इसमें से कोई आइडिया कितने लार्जली एक्टिव हैं, कितने एक्टिव ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं? दूसरा, आप लोगों के लिए वॉल्यूम कितना बड़ा है? एंड इट परहैप्स आपके लिए इजी होगा ये बताना कि प्री कोविड एरा में उन 4 करोड़ अकाउंट्स के साथ वॉल्यूम कितना होता था और इन 10 करोड़ अकाउंट्स के साथ वॉल्यूम कितना बड़ा है रिटेल निवेशकों का? एक तो हमको देखना पड़ेगा कि यूनिक अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं तो इन 10 करोड़ अकाउंट्स के अंदर मेरा यह मानना है क्लोजली 50 to 60% अकाउंट्स यूनिक हैं। यानी एक डीमैट अकाउंट, एक कस्टमर में भी आज 2 डीमैट अकाउंट होल्ड कर रहा है। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी इवोल्यूशन हुआ है, काफी डिस्काउंट ब्रोकर्स, काफी नए ब्रोकर्स इंडस्ट्री में आए, और कोविड के दौरान काफी प्रमोशन भी बहुत हुआ। आई थिंक जिस हिसाब से ब्रोकिंग इंडस्ट्री ने पहली बार टीवी का सहारा लिया, पहली बार प्रिंट का सहारा लिया, जहां पे लोगों को पता लगा डीमैट अकाउंट क्या है, उसके साथ साथ काफी डिस्काउंट, फ्रीबीज, लॉट ऑफ थिंग्स वर टॉक्ड अबाउट। सो जिसने लोगों को एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट खोलने के लिए जो नई सर्विसेज के साथ आए, नए फीचर्स के साथ आए, तो उसके साथ लोगों ने 2 डीमैट अकाउंट भी खोले। तो मेरा ये मानना है कि आज अगर मैं एक्टिव डीमैट अकाउंट की बात करूं तो लार्जली 50% डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और दूसरा नंबर देखूं जो डीमैट अकाउंट में असेट, यानी आज किसी के पास अगर 10,000 रुपए का एवरेज वैल्यू है
तो करीब करीब 30% ऐसे डीमेट अकाउंट है 10 करोड़ में से जिसमें 10,000 से ज्यादा का वैल्यू होगा। और अगर मैं म्यूचुअल फंड के कस्टमर्स का बेस की बात करूं तो आज 3.5 करोड़ करीब करीब म्यूचुअल फंड के कस्टमर हैं। तो जो दर्शाता है कि आज क्लोजली 3.5 से 4 करोड़ ऐसे कस्टमर हैं जिनके पास ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए से ज्यादा का असेट वैल्यू उनके डीमेट अकाउंट में है। तो अगर डेली ट्रेडिंग के हिसाब से बात करें तो क्लोजली 5 करोड़ कस्टमर होने चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो क्लोजली 3.5 से 4 करोड़ डीमेट अकाउंट होल्डर होने चाहिए जो एक्टिव हैं। संदीप जी, अच्छा एक बताइए, जब से ये मार्जिन रेगुलेशंस काफ़ी सेबी ने स्ट्रॉन्ग किए हैं उसके बाद चर्निंग कितनी कम हो गई है, चर्निंग का ट्रेंड क्या रहा है? दूसरी बात, ऑप्शंस कितनी ब्रोकरेज जनरेट कर रहे हैं? अब देखिए डीमेट अकाउंट खुल रहा है, बड़ी बात है, अच्छी बात है। मैं 3 पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, चर्निंग कैसी रही है, ऑप्शंस कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं आपके लिए, और अगर डाउन द लाइन 3 मंथ और 4 मंथ और 6 मंथ के बाद अगर हमारा प्राइमरी मार्केट फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है तो आपको लगता है कि एक बार और इस तीव्रता में, मतलब जो डीमेट खुलने की अगर आप देखें जो तीव्रता है वो बढ़ेगी काफ़ी? से इसको मैं 2 तरीके से देखता हूं कि आज अगर आप 100 क्लाइंट ट्रेड करते हैं तो उसमें से नॉर्मली 40% क्लाइंट डिलीवरी में ट्रेड करते हैं और 60% क्लाइंट डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं। बट ये जो 60% क्लाइंट डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं ये 98% वॉल्यूम करते हैं, बिकॉज डेरिवेटिव का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आज हम जो एक्सचेंज में डेरिवेटिव का वॉल्यूम देखते हैं वो करीब 60% कस्टमर्स के द्वारा होता है। बाकी का 40% क्लाइंट आपका डिलीवरी या कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं। उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में आज ब्रोकर्स की रेवेन्यू जनरेट होती है। तो आज किसी भी ब्रोकर के लिए मैक्सिमम रेवेन्यू में डेरिवेटिव का अच्छा खासा योगदान है, आप उसको दरकिरार नहीं कर सकते हैं। एंड डिलीवरी जिस हिसाब से आज नए ऑप्शंस आए हैं जिसमें डिलीवरी 0 से लेके पर ऑर्डर से लेके बहुत ही मिनिमम परसेंटेज के अंदर हो गई है, तो वो भी एक योगदान, वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि डेरिवेटिव का बड़ा योगदान है। सेकेंड थिंग, आज हम टोटल टर्नओवर की बात करते हैं। आज कोविड से पहले और आज कोविड के बाद की बात करें तो टर्नओवर में बहुत बढ़ोतरी हुई है, जिसमें सिर्फ डेरिवेटिव का, अगर कैश का टर्नओवर देखेंगे तो कैश का टर्नओवर गिरा है और डेरिवेटिव का टर्नओवर बढ़ा है। अब नए कस्टमर जब हम देखते हैं, नए कस्टमर जब आते हैं तो नया कस्टमर का जब मैं ट्रेंड देखता हूं तो आज नए कस्टमर में ज्यादा रुझान उनका डेरिवेटिव ट्रेडिंग की तरफ होता है, विज़ बिल्डिंग अप पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएशन। अगर हम फ्यूचर की बात करें कि हम फ्यूचर कैसे देखते हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हम अगले 10 करोड़ अकाउंट कब ऐड करेंगे या कितने महीनों में ऐड कर लेंगे, बट मैं देखता हूं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज 10 करोड़ में मेरा करीब 3-3.5 करोड़ कस्टमर ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, जिनके पास 10,000 की AUM है, या 40% क्लाइंट ऐसे हैं जो ट्रेडिंग में एक्टिव है। ये नंबर ही इतना कम है कि अगर यहाँ पे भी अगर 100% की ग्रोथ होती है विद इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ 10 to 15% इन डीमेट अकाउंट होल्डर, वो नंबर ही अपने आप में इतना बड़ा है जिसकी वजह से ब्रोकिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ सिग्निफिकेंट होगी। आज पैन कार्ड होल्डर इंडस्ट्री के अंदर करीब 60 करोड़ है। मैं इसका संदीप जी 30% लोग भी अगर डीमेट अकाउंट में आते हैं, जिसका प्रोडक्ट शायद म्यूचुअल फंड भी हो सकता है या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट भी हो सकता है, तो आने वाले आई थिंक 2030 तक ये नंबर क्लोजली 15 करोड़ के आसपास हो सकता है, 15 करोड़ से 17 करोड़ के आसपास हो सकता है। जय संदीप जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा समय की कमी है सर, वरना इस सब्जेक्ट पे थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते। बहुत शुक्रिया अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए, और इन माइलस्टोन्स पे अगर आप देखें, इन हिस्टोरिकल नंबर्स ऑफ डीमेट अकाउंट्स की ओपनिंग के बाद आपका व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। लौटते हैं बाजार पे एक बार फिर से। इट्स निफ्टी अगर आप देखें तो इस वक्त करीब 17,693, यानी उसी धुरी को, उसी एज को, उसी अगर आप देखें जोन को पकड़ के चल रहा है। सीमेंट स्टॉक्स को देख रहा हूं मैं, एक अच्छा मूव आ रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले मानस जी का FNO सुपरस्टार 4 का चौका के अंतर्गत क्या है समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अगली ट्रेड्स पे जाएंगे। मानस जी, आपके सौजन्य से क्या आ रहा है इस वक्त? देखिए, मेटल में कहीं ना कहीं अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। बहुत सारे मेटल काउंटर्स ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जिंदल स्टील की बात कर लीजिए या सेल की बात कर लीजिए, मॉर्निंग में मैंने JSW स्टील की बात की थी। अब लेकिन आपको टाटा स्टील पे ध्यान देना है। देखिए, टाटा स्टील ने 105-104 की रेंज में बॉटम बना लिया है
और अब स्टॉक तैयार है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए, और अगर 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होंगे तो कम से कम 113-115 तक के भाव आपको जरूर टाटा स्टील में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एक बिल्कुल छोटा टारगेट सेट करिए, 111 रुपए के टारगेट के लिए टाटा स्टील में खरीदारी करिए 106 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ पर 108 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं, 4 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर आपको 3 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखे 6 रुपए 50 पैसे के टारगेट सेट करने हैं, तो टाटा स्टील में खरीदारी करनी रहेगी। तो ये हुआ आपका एफएनओ का सुपरस्टार टाटा स्टील का शेयर। लेकिन वीरू, मुझे लगा अब सीडीएसएल ब्रोकरेज काउंटर्स पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि सीडीएसएल जो एक समय मुझे याद है ये कोविड काल में हर रोज नई ऊंचाई छू रहा था, 1331 के आसपास ट्रेड करता हुआ काउंटर आज करीब 3% ऊपर है। इसके अलावा अगर आप ब्रोकरेजेस पर भी ध्यान दें तो इस डेटा का फायदा कहीं ना कहीं इनको मिलना चाहिए। उस पर एक मैं क्विक चेक ले लेती हूँ। हमारे साथ गौरव बिस्सा जुड़ गए हैं। गौरव, सीडीएसएल पर हाल फिलहाल क्या नजरें गई हैं? हम अभी डिस्कस कर रहे थे इंडिया इन्फोलाइन के रिटेल सीईओ दरअसल संदीप भारद्वाज से कि किस तरह का वॉल्यूम एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 10 करोड़ का कीर्तिमान दरअसल डीमैट खातों के हिसाब से हमने हासिल किया है आज। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग है कि कैश से ज्यादा सब लोग डेरिवेटिव ट्रेड्स में इंटरेस्टेड है, यानी कि आप जैसे जानकारों के पीछे और आपकी फैन फॉलोइंग और बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में सीडीएसएल जैसा कैश स्टॉक बताइए, क्या व्यूज हैं इस पर? गुड आफ्टरनून अशरत जी। देखिए, हमारे वजह से इतना नहीं होगा, लेकिन जो आप इतने लोगों को जोड़ रहे हैं, इतनी अच्छी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो अच्छा आप एंकरिंग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो जो है वो बड़ा इम्पैक्ट होता है। हम तो एक नॉर्मल लाइक लीफ रहते हैं। रही बात सीडीएसएल की, तो मैं कहूँगा कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ 31 मई 2022 इसका जो हाई बना था कैंडल का, उसको इसने अभी आज जाके जो है उसने क्रॉस किया है। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन फेज के बाद में 3 महीने के 2 से 2.5 महीने का कंसोलिडेशन था, और यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल रहा है। अब अगर 3 या 4 दिन का आप देखेंगे डेटा, तो एक अच्छे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए देखने मिल रही है, 20 SMA के ऊपर जा रहा है। तो मैं समझता हूँ अब यहाँ पे एक्शन जो है वो शुरू हुआ है, और सीडीएसएल में आपको और अपसाइड आपको देखने मिल सकती है, और जो इमीडिएट हर्डल आपको आएंगे वो तकरीबन आपको 1420-25 के, तो यहाँ से 100 से 125 पॉइंट के अपसाइड